गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द इंग्लिश ट्री क्लासेस। आज इंग्लिश ट्री क्लासेस में हम लोग एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं और वो नई चीज़ है एडिटोरियल द हिंदू का एडिटोरियल आज हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और ये एडिटोरियल वीक में अभी फ़िलहाल के लिए 3 डेज़ अ वीक अवेलेबल होगा और धीरे धीरे इसको करके इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा करके हम लोग 5 डेज़ अ वीक करने वाले हैं। तो चलिए आज एडिटोरियल पढ़ने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत आसानी से अब हम लोग पेपर पढ़ना सीख लेंगे और पेपर पढ़ना जब सीख लेंगे तो एग्जामिनेशन की बहुत सारी समस्याएं जो हैं, जैसे कि आपका पैसेज है, क्लोज टेस्ट है और ख़ास करके ये सब बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस और क्लैट, एमबीए, इन सब एग्ज़ाम्स में पैसेज से रिलेटेड और रीडिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसको करने में हमें बहुत फ़ायदा और बहुत आसानी, सहूलियत मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लें कि हमने कल ये 5 जून 2020 का पैसेज है और इसको हमने लिया है। और ये पैसेज जो है इसमें हमने 2-3 बात आपको बतानी है। ये 2-3 बातें बतानी है कि पहला, ये पैसेज में आपको जो येलो कलर के जो हाइलाइटेड वर्ड्स आपको इसमें मिल रहे हैं, ये वर्ड्स ग्रामेटिकली इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको पैसेज जब डील करेंगे तो साथ साथ इन येलो वर्ड्स का ग्रामेटिकल पैटर्न में क्या इंपॉर्टेंस है और ग्रामेटिकली ये वर्ड क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे, जिससे कि आपका पैसेज रीडिंग के साथ साथ ग्रामर की भी समझ आपकी बहुत आसान हो जाएगी। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो दिया है आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स का हिंदी भी आपको साथ में दिया गया है, ताकि आप डे बाय डे इन वर्ड्स को याद करें और हर दूसरे तीसरे दिन इन्हीं वर्ड्स से हम लोग कोई क्लोज टेस्ट या फिर एंटो साइनो ऐसा कुछ एक्सरसाइज भी पैसेज के नीचे हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में आप उसमें देंगे तो आपके वर्ड का भी रिवीजन होता रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं और धीरे धीरे और भी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी और आपका सजेशन, आपकी एडवाइस कि इसमें क्या कुछ और डाला जाए ताकि ये बेहतर बन सके, आपके लिए और भी यूज़फुल हो सके, ये हम इसका वेट करते हैं। और जैसा भी आपका एडवाइस होगा, सजेशन होगा, वो सब आप हमको देते रहेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं इसको। चलिए तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके थीम और इसकी समरी को आपको बता दें कि द हिंदू का ये 6 जून का एडिटोरियल पेज है और इसमें जो टाइटल है वो स्काई रॉकेटिंग टेंशंस, यूएस एंड चाइना मस्ट रिबिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट टू अवॉइड अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर। स्काई रॉकेटिंग का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ता हुआ। तो ये जो तनाव है यूएस और चाइना के बीच में, ये तेज़ी से बढ़ रहा है और यूएस एंड चाइना मस्ट रिबिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट टू अवॉइड अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर। यूएस और चाइना को एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना होगा, यानी कि आपसी विश्वास डेवलप करना होगा ताकि कोल्ड वॉर से ये बच सके, शीत युद्ध से बच सके। तो ये तो इसका टाइटल है और इसका समरी ये है कि हाल के दिनों में यूएस और चाइना में कोल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो रही है। ये इसलिए है कि कोरोना वायरस का जो फैलाव हुआ है और ख़ास करके यूएस इसका सबसे बड़ा विक्टिम हो गया है, सबसे बड़ा शिकार हो गया है। तो यूएस को इस बात से गुस्सा है, नाराज़गी है यूएस को कि ये कोरोना वायरस चीन की वजह से हुआ है और यूएस में इतनी सारी जानें जा रही हैं। इसलिए तरह तरह के प्रतिबंध जो हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो यूएस चाइना पे इम्पोज कर रहा है और इस इम्पोज का मतलब होता है लादना। तो इन्हीं टॉपिक्स पे और इन्हीं बातों पे ये आर्टिकल है आज का। द यूएस गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बार मतलब प्रतिबंध लगाना पैसेंजर्स प्लेन्स फ्रॉम चाइना फ्रॉम जून 16 इज बट अनदर इंस्टांस ऑफ राइजिंग टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ये द यूएस गवर्नमेंट्स डिसीजन, यूएस गवर्नमेंट डिसीजन जो है ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया इसका, इस सेंटेंस का। यूएस गवर्नमेंट का जो डिसीजन है टू बार यानी प्रतिबंध लगाने के लिए, किस बात पे प्रतिबंध लगाने के लिए? पैसेंजर्स प्लेन्स फ्रॉम चाइना, कि चाइना से जो पैसेंजर प्लेन्स आते हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाए। फ्रॉम जून 16, कब से? 16 जून से।
इज बट अनदर इंस्टांस, ये बल्कि एक दूसरा उदाहरण है ऑफ राइजिंग टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में बढ़ते हुए तनाव, राइजिंग टेंशंस का मतलब बढ़ते हुए तनाव का ये एक अलग एग्जाम्पल है, एक अलग उदाहरण है। तो आपने यहाँ पे देखा कि राइजिंग जो है ये यहाँ पे वर्ब के रूप में आया है, लेकिन ये वर्ब नहीं बल्कि ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, और टेंशन जो है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे राइजिंग जो है एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ट्रेड वॉर विच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च्ड इन 2018 इज येट टू बी रिजॉल्व फुली। ट्रेड वॉर एक व्यापार यानी बिजनेस व्यापार की जो लड़ाई थी आपस में दोनों देशों के बीच में, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था 2018 में, 2018 में उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और ये जो है अभी ये टू बी रिजॉल्व, ये अभी भी इसका समाधान निकलना बाकी है। तो आप ये देखिए कि ट्रेड वॉर यहाँ पे किसने लॉन्च किया था? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च्ड, उन्होंने इसको सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था इन 2018 में। तो 2018 में जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ था वो ये टू बी रिजॉल्व, अभी उसका पूरी तरीके से समाधान होना बाकी है फुली। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर तो एक चीज़ ग्रामेटिकली मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो भी येलो कलर से जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं या फ्रेजेज हैं, ये ग्रामेटिकल इनके यूसेज और इम्पोर्टेंस इस पैसेज में बताता है। तो देखिए इसमें ग्रामर ये समझना है कि आमतौर पे क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि अगर सेंटेंस में, एक सेंटेंस में कोई अगर वर्ब प्रेजेंट में होता है तो अगला भी वर्ब सामान्यतः प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन 100% ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ये सेंटेंस के मीनिंग और उसके टेंस, उसके समय के आधार पे ये चेंज भी हो सकता है, जो चीज़ यहाँ हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि ट्रेड वॉर विच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च्ड, यहाँ पे जो लॉन्च्ड है ये लॉन्च्ड किस टेंस में है? वर्ब। ये लॉन्च जो है ये वर्ब है आपको सिंपल पास्ट में। तो 2018 में उन्होंने लॉन्च किया था तो ये पास्ट टेंस को चला गया, लेकिन अभी भी उसका समाधान नहीं हुआ है। तो उसी सेंटेंस में यहाँ पे जो आप वर्ब देख रहे हैं इज, ये इज ये बता रहा है कि ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में जाएगा, क्योंकि अभी भी उसका समाधान होना बाकी है पूरी तरीके से। फुली जो वर्ड है, ये फुली का पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पूछा जाए क्या है, तो ये फुली यहाँ पे एडवर्ब होगा, क्योंकि एडवर्ब एक वर्ड है। एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब। तो आप यहाँ पे देखिए रिजॉल्व जो है ये वर्ब है, और इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि समाधान किस तरीके से हुआ है, कितना हुआ, होना बाकी है। तो फुली समाधान, पूरी तरीके से समाधान होना बाकी है। तो यहाँ पे जो फुली है वो एडवर्ब है जिसने रिजॉल्व को क्वालिफाई किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन रिसेंट मंथ्स, हाल के महीनों में, मिस्टर ट्रंप एंड अदर ऑफिशियल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन हैड अटैक्ड चाइना। हाल के महीनों में मिस्टर ट्रंप ने और दूसरे ऑफिशियल्स यानी पदाधिकारियों ने हैड अटैक चाइना, चाइना पे अटैक किया था ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी। कि चाइना पे अटैक किस बात के लिए किया था? कि चाइना ने इट्स हैंडलिंग, चाइना का जो हैंडलिंग है महामारी को लेकर के, चाइना ने महामारी को लेकर के जो अपनी उसको हैंडल करने में जो कमियां दिखाई है या जो भी उसने सस्पिशियस वे दिखाया है, उस बात को लेकर के यूएस नाराज है। तो आप ये देखिए यहाँ पे कि इन रिसेंट मंथ्स, हाल के दिनों में, मिस्टर ट्रंप एंड अदर ऑफिशियल्स, यहाँ पे मिस्टर ट्रंप जो है, सब्जेक्ट कौन है? मिस्टर ट्रंप एंड अदर ऑफिशियल्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इन द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में, हैड अटैक्ड चाइना, उन्होंने चाइना पे हमला बोला है ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक को चाइना ने जिस तरीके से हैंडल किया है उसके तरीके पे या हैंडल करने के तरीके पे इन्होंने हमला बोला है, उसकी निंदा की है। अब सवाल उठता है कि हैड अटैक्ड ये किस टेंस में चला गया? सेंटेंस चला गया ये पास्ट परफेक्ट में। तो अटैक्ड वर्ड जो है
अटैक वर्ड के साथ आपको ये बात जान लेना होगा कि अटैक का जब यूज़ वर्ब के रूप में होता है तो ये कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। जैसे अगर हम एक सेंटेंस आपको बताएं कि यूएस अटैक्ड इराक, तो ये सेंटेंस में यूएस अटैक्ड इराक में अटैक जो है वो वर्ब है, तो यहाँ पे बिना प्रीपोजिशन के ये सेंटेंस सही है। अगर हम इसको बोलते हैं कि यूएस अटैक्ड ऑन इराक, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अटैक जब वर्ब के रूप में आए तो बिना प्रीपोजिशन के आता है, लेकिन अटैक जब नाउन के रूप में आए तो ये अपने बाद में प्रीपोजिशन ऑन लेता है। जैसे यूएस या द यूएस लॉन्च्ड एन अटैक ऑन इराक, तो लॉन्च्ड एन अटैक में लॉन्च्ड यहाँ पे वर्ब हो गया और अटैक नाउन हो गया, क्योंकि लॉन्च्ड एन अटैक, एन ए एन भी लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल जो होता है वो जनरली नाउन के पहले ही लगता है। तो यहाँ पे अटैक जो है वो नाउन हो गया, तो जब अटैक नाउन के रूप में हो गया तो ऑन इराक, तो ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया। तो कहने का मतलब कि जब अटैक वर्ब के रूप में हो तो अटैक कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, और अटैक जब नाउन के रूप में आए तो प्रीपोजिशन ऑन लेता है। अब सवाल उठता है कि ओवर यहाँ पे कैसे आ गया। तो ओवर इसलिए आया कि ये मैटर की बात कर रहा है कि उसने, यूएस ने चाइना पे अटैक किस मामले में किया, किस बात पे किया। तो ये मैटर जो है, मैटर है इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक के हैंडलिंग के मुद्दे पे उसने अटैक किया। तो जब मुद्दे की बात आती है तो ऑन, ओवर, ये सब प्रीपोजिशन आता है, तो इसलिए यहाँ पे ओवर का यूज़ हुआ है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो द यूएस हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू एंड हांगकांग से स्पेशल ट्रेड स्टेटस। यूएस ने ये भी डिसाइड किया है कि हांगकांग को जो यूएस ने स्पेशल ट्रेड स्टेटस दिया था उसको उसने ख़त्म करने का निर्णय लिया है। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट बीजिंग्स मूव, ये क्यों लिया गया है? तो इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, प्रोटेस्ट जनरली अपने साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट लेता है। तो बीजिंग्स के जो मूव, बीजिंग्स का जो कदम रहा है, बीजिंग्स का क्या कदम रहा है? बीजिंग्स का कदम रहा है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। जो हांगकांग है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, उसके लिए चाइना ने क्या किया कि इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ। चाइना ने एक नया सिक्योरिटी लॉ इंट्रोड्यूस किया है, लागू किया है। उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जब आएगा उसके बाद उसी के खिलाफ यूएस ने हांगकांग का स्पेशल ट्रेड स्टेटस समाप्त करने की घोषणा की है। रिपीटेड टारगेटिंग ऑफ चाइना बाय वाशिंगटन एंड बीजिंग्स रिटेलिएटरी मूव्स। रिपीटेड टारगेटिंग, अब रिपीटेड टारगेटिंग का मतलब हुआ कि बार बार चाइना को टारगेट किया जा रहा है, ऑफ चाइना, चाइना को टारगेट किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय वाशिंगटन, वाशिंगटन मतलब यूएस के द्वारा, एंड बीजिंग्स रिटेलिएटरी मूव्स, और जो बीजिंग्स यानी कि चाइना का है, देश की राजधानी से उस देश का बोध होता है, तो वाशिंगटन मतलब यूएस हो जाएगा और बीजिंग मतलब चाइना हो जाएगा। एंड बीजिंग्स रिटेलिएटरी मूव्स, और बीजिंग का जो बदले की उसकी जो कार्रवाई है, जब यूएस उस पर अटैक कर रहा है तो उसके बदले में जो बीजिंग, चाइना जो उस कदम उठा रहा है, मेक इट लुक लाइक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू कोल्ड वॉर। तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मूव्स मेक इट लुक लाइक का मतलब कि ये ऐसा दिख रहा है, ओके, मेक इट लुक लाइक। अब यहाँ पे मेक जो वर्ब आया है, ये मेक वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। तो सवाल उठता है कि जो मेक है ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये भी हमको देखना होगा। तो आप सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो ऊपर देखिए, रिपीटेड टारगेटिंग ऑफ चाइना बाय वाशिंगटन एंड बीजिंग्स रिटेलिएटरी मूव्स, तो ये दोनों जो है इसके सब्जेक्ट है, रिपीटेड टारगेटिंग ऑफ चाइना और बीजिंग का जो रिटेलिएटरी मूव्स है, तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट मिलकर के प्लूरल बन गए हैं, तब यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब मेक का यूज़ हुआ है। यानी इस मेक का जो सब्जेक्ट है वो रिपीटेड
टारगेटिंग ऑफ चाइना बाय वाशिंगटन एंड बीजिंग्स रिटेलिएटरी मूव्स। इतना सारा, इतना बड़ा सब्जेक्ट है इसका। मेक इट लुक लाइक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू कोल्ड वॉर। ये ऐसा प्रतीत होता है, मेक इट लुक लाइक, कि दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज है, अर्थव्यवस्था है, हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू कोल्ड वॉर। ये दोनों देश अब एक नए कोल्ड वॉर के फेज में जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे एंटर्ड इनटू का यूज हुआ है। तो एंटर्ड इनटू के बारे में ग्रामेटिकली आप ये समझिए कि एंटर जब कहीं जाने के लिए यूज होता है तो वहाँ पे, कहीं घुसने के लिए यूज होता है तो वहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं लेता है। जैसे ही एंटर्ड द हॉल, वो हॉल में गया, वहाँ पे ही एंटर्ड इनटू द हॉल लिखना गलत होगा। लेकिन एंटर का यूज जब किसी हम एग्रीमेंट के लिए करते हैं, किसी नए सिचुएशन जो सिचुएशन में जो चेंज होता है, हालात में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के लिए जब करेंगे तो एंटर अपने साथ इनटू ले लेता है। जैसे द यूएस एंड चाइना हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। तो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, क्योंकि ये लोग दोनों एक समझौते को राजी हुए हैं, यह समझौता इन्होंने किया है, तो एग्रीमेंट के लिए ये इनटू लेता है। या मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसने शादी की है तो किसी लड़की से ऑब्वियसली, तो ये दोनों के बारे में अगर एग्जांपल हम सेट करें कि रूबी एंड राजीव हैव एंटर्ड इनटू वेडलॉक। वेडलॉक का मतलब शादी संबंध, तो ये दोनों शादीशुदा हो गए हैं। तो जब सिचुएशन चेंज करने की बात आती है, सिचुएशन में मूवमेंट की बात आती है, तो एंटर इनटू लेता है, एग्रीमेंट के साथ भी इनटू लेता है। लेकिन सिर्फ कहीं जाने या कहीं घुसने की बात हो तो एंटर अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल से द डिसीजन ऑन फ्लाइट्स इज इन रेस्पॉन्स टू चाइना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल से, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी का ये कहना है। अब से यहाँ पे वर्ब आया है, जो से वर्ब है, तो ये से वर्ब प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब की जो आवश्यकता पड़ी है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल्स चूंकि प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल आया है। तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब का भी साथ साथ नॉलेज होना जरूरी है, ये आपके एरर फाइंडिंग में बहुत ही आपको मदद करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल से, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स का कहना है द डिसीजन ऑन फ्लाइट्स इज इन रिस्पॉन्स टू, जो फ्लाइट्स के बारे में डिसीजन लिया गया है। आपको मैंने पहले ही बताया कि मुद्दा जो हो, मैटर वगैरह हो, तो उस पर ओवर या ऑन का यूज होता है। तो देखिए डिसीजन ऑन, डिसीजन किस मुद्दे पे लिया गया है? ऑन फ्लाइट्स। फ्लाइट्स के उड़ान के बारे में जो डिसीजन लिया गया है वो इज इन रिस्पॉन्स टू चाइनाज, वो चाइना के चाइनाज रिफ्यूजल टू अलाउ यूएस एयरलाइंस, कि चाइना ने जो यूएस के एयरलाइंस हैं, विमान हैं, उनको टू रिज्यूम फ्लाइट्स टू द कंट्री में दोबारा से पुनः उड़ान शुरू करने के लिए चाइना का जो रिफ्यूजल आया है, उन्होंने जो मना कर दी है, इसी के रिस्पॉन्स में, इसी के प्रति उत्तर में यूएस ने भी ये डिसीजन लिया है। अब आगे है China had introduced restriction on international flights. चाइना ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लागू किया था। ये सेंटेंस किस टेंस में जा रहा है? पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, हैड प्लस V3 है। तो चाइना हैड इंट्रोड्यूस्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स इन मार्च में ही उसने इंटरनेशनल फ्लाइट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया था। इन द वेक ऑफ का मतलब को देखते हुए, के मद्देनज़र, किसके मद्देनज़र? तो द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 महामारी को देखते हुए या उसके मद्देनज़र चाइना ने मार्च में ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि द का यूज़ हुआ है। द यहाँ पे क्या है? द आर्टिकल है, और कोविड-19 पैंडेमिक ये एक नाउन फ्रेज बन रहा है। ठीक है, तो नाउन फ्रेज जब बन रहा है तो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आर्टिकल का यूज़ होना ज़रूरी होता है, इसलिए आप देखिए यहाँ पे द का यूज़ हुआ है। और हमेशा ग्रामेटिकली आप ध्यान रखिएगा कि जब भी नाउन फ्रेज बनता है, खास करके सिंगुलर काउंटेबल, तो ए एन का यूज़ होगा, और अगर सिंगुलर काउंटेबल ना भी हो, अनकाउंटेबल भी हो, तो द का यूज़ वहाँ पे होता है।
एंड मोस्ट ऑफ दोज कर्व्स, और मोस्ट ऑफ दोज कर्व्स, कर्व्स का मतलब होता है प्रतिबंध या आप जो भी रोक लगाते हैं, तो उसमें से बहुत सारे जो प्रतिबंध थे, जो बहुत सारे रोक थे, आर स्टिल इन प्लेस, वो अभी भी जारी हैं। स्टिल इन प्लेस का मतलब है कि अभी भी वो जारी है। आप यहाँ भी देखेंगे तो सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में हो रहा है। चाइना हैड इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ देखिए हैड इंट्रोड्यूस्ड शुरू हो रहा है पास्ट में, लेकिन अब तुरंत ये सेंस आ जा रहा है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में क्योंकि अभी भी जारी है तो इसके लिए आप यहाँ पे आर की जगह पे वाज नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो हो जाएगा अभी भी जारी था, नहीं अभी भी जारी है। तो एक सेंटेंस में भी कई बार टेंस चेंज होते हैं सेंस के अनुरूप। आगे है डिस्प्यूट सच एज दिस कुड बी रिजोल्व थ्रू टॉक्स। अब ये ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं, ऐसे जो मतभेद हैं, कुड बी रिजॉल्व, इनका समाधान कैसे हो सकता है? इनका समाधान जो हो सकता है, लगता है कि इधर एक सेकेंड, तो इनका जो समाधान हो सकता है वो कैसे हो सकता है? तो वो टॉक्स के थ्रू हो सकता है, बातचीत के जरिए। अब कुड बी रिजॉल्व थ्रू टॉक्स एंड कोऑपरेशन, बातचीत और सहयोग के जरिए इन डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन हो सकता है, समाधान हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक थ्रू का यूज़ है। थ्रू का यूज़ आप हमारा प्रीपोजिशन का स्लाइड जब आप ये वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, तो आप थ्रू का यूज़ वहाँ देखिए कि थ्रू के यूज़ के बारे में ये बताया गया है कि थ्रू का यूज़ 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, जो 3D डायमेंशनल होते हैं उनके लिए होता है, या फिर सोर्स या चैनल के लिए होता है, स्रोत के लिए होता है। तो जो बातचीत, जो डिस्प्यूट है उसका समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। तो जब भी आपको सोर्स या जरिए या स्रोत की बात करनी हो तो आप थ्रू का यूज़ करते हैं। ये थ्रू प्रीपोजिशन है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप बाई करते या फॉर करते या कोई और प्रीपोजिशन लाते तो ये आपका गलत हो जाता। तो थ्रू का यूज़ आप प्रीपोजिशन चैप्टर जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, द इंग्लिश ट्री का, द इंग्लिश ट्री बाय DK सिंह, ऐसा आप सर्च करेंगे तो आपको प्रीपोजिशन चैप्टर मिल जाएगा और उसमें आप थ्रू का यूज़ समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चाइना हैज़ ऑलरेडी सेंड सिग्नल्स ऑफ डी एस्केलेशन, चाइना ने पहले ही डी एस्केलेशन यानी कि तनाव में जो कमी है उसके संकेत भेज दिए हैं, तनाव को कम करने के संकेत भेज दिए हैं। अब यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है, तो वृद्धि ये इसलिए लिखा हुआ है कि वृद्धि, एस्केलेशन का हिंदी जो होता है वो वृद्धि होता है, लेकिन एस्केलेशन के पहले डी लगाया हुआ है तो ये नेगेटिव सेंस देगा। जैसे मोटिवेट का मतलब होता है आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, लेकिन डीमोटिवेट का मतलब होता है नीचे गिराना। तो वैसे ही डी जब लग गया है तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन एस्केलेशन का मतलब वृद्धि होता है। तो चाइना हैज़ ऑलरेडी सेंड सिग्नल्स ऑफ डी एस्केलेशन, चाइना ने ऑलरेडी तनाव को कम करने के संकेत दे दिए हैं। अलाउइंग फॉरेन एयरलाइंस टू रिज्यूम, और उसने ये अनुमति दी है कि जो विदेशी विमान है वो पुनः अपना उड़ान शुरू कर सकते हैं, रिज्यूम फ्लाइट्स ऑन ए लिमिटेड स्केल, मतलब कुछ सीमित तरीके से। किस तरीके से उड़ान शुरू करेंगे? तो लिमिटेड वे में वो अपना उड़ान शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग जून 8, कब से ये उड़ान शुरू होगी? 8 जून से ये उड़ान शुरू कर सकते हैं लिमिटेड वे में। वेदर और नॉट मिस्टर ट्रंप हैज़ अ रीथिंक, अब मिस्टर ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि मिस्टर ट्रंप जो है अब इस बात पे दोबारा से विचार, रीथिंक का मतलब विचार, दोबारा से विचार करते हैं या नहीं करते हैं। द लार्जर प्रॉब्लम इज द US ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स चाइना, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है या सबसे बड़ी समस्याओं में से जो एक समस्या है, लार्जर प्रॉब्लम जो है वो है कि US का जो चाइना के प्रति अप्रोच है, चाइना के प्रति जो उसका नज़रिया है US का, which has taken an increasingly hostile turn in the last 4 years। तो चाइना के प्रति जो US का नज़रिया है वो क्या हो रहा है? which has taken an increasingly hostile turn, जिसने पिछले लास्ट 4 years में बहुत ज़्यादा विरोध या उल्टा रुख इख्तियार कर लिया है। होस्टाइल टर्न का मतलब होता है कि विपरीत दिशा में मुड़ जाना या विरोधी रुख अपना लेना। तो चाइना के प्रति जो US का नज़रिया है वो पिछले 4 सालों में बहुत ही निगेटिवली बदला है। अब यहाँ पे इंक्रीजिंगली वर्ड जो है ये क्या है?
ये एडवर्ब है, क्योंकि होस्टाइल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, तो इंक्रीजिंगली यहाँ पे एडवर्ब है। चलिए आगे है, फ्रॉम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टू द पैंडेमिक। ट्रेड से लेकर के, टेक्नोलॉजी से भी लेकर के और पैंडेमिक तक, महामारी तक, एंड हांगकांग, और हांगकांग की भी समस्या, ये सब इश्यूज़ की बात हो रही है कि ये सारे जो इश्यूज़ हैं, ये सारे इश्यूज़ चाइना और यूएस के बीच में एक डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं। द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, इन सभी मुद्दों पे जो तलवारें हैं वो खींच गई हैं, यानी आपसी मतभेद और जो मनमुटाव है वो अब खुलकर के सामने आ गया है। चाइना विच द पेंटागन कॉल्ड अ रिविजनिस्ट पावर इन 2018, चाइना जिसको पेंटागन यानी कि यूएस की वो है, ये जो स्ट्रेटेजी मिनिस्ट्री है, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है, उसको पेंटागन के नाम से हम जानते हैं। तो चाइना को पेंटागन यानी कि यूएस ने एक रिविजनिस्ट पावर 2018 में कहा था, इज़ द मेन राइवल ऑफ वाशिंगटन। अब वो जो है वो वाशिंगटन का यूएस का मुख्य प्रतिद्वंदी बन गया है। मेन राइवल यानी कि प्रमुख प्रतिद्वंदी बन गया है, जिसकी तारीफ चाइना की तारीफ 2018 में यूएस ने जो की थी, अब वो उसका मुख्य प्रतिद्वंदी बन गया है, अपोनेंट बन गया है। अपोजिशन विच द सोवियत यूनियन हेल्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, और ये जो पोजीशन आज चाइना की है यूएस की नज़र में, ये पोजीशन कोल्ड वॉर के ज़माने में रसिया की होती थी। सोवियत यूनियन जिस तरीके से यूएस का राइवल होता था कोल्ड वॉर के ज़माने में, आज की डेट में चाइना ने वही पोजीशन इख्तियार कर लिया है, चाइना ने वही पोजीशन ले लिया है। टाइज बिटवीन चाइना एंड द यूएस, अब देखिए, ties between China and the US are still not as bad as they were between the Soviet Union and the US. चाइना और यूएस के बीच में जो टाइज हैं, टाइज मतलब क्या होता है, संबंध होता है, तो चाइना और यूएस के बीच में जो संबंध हैं आर स्टिल नॉट एज बैड, अभी भी वो इतने बुरे नहीं हैं जितने दे वर बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूएस, जो कि सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में जो संबंध खराब हुए थे, उतने खराब अभी चाइना और यूएस के बीच में नहीं हुए हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे आर जो वर्ब आया है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो सब्जेक्ट इसका टाइज है, बिटवीन चाइना एंड द यूएस नहीं है, बल्कि टाइज जो है ये सब्जेक्ट है और ये प्लुरल है, तो टाइज आर स्टिल नॉट एज बैड। अब यहाँ ग्रामेटिकल आप ये देखिए कॉन्सेप्ट कि एज बैड एज, तो एज बैड की जगह पे क्या हम एज वर्स भी लिख सकते थे? नहीं, ये ग्रामर का रूल होता है कि सो डॉट डॉट एज या एज डॉट डॉट एज से हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ होता है। तो जब भी एज डॉट डॉट एज का यूज़ हो या सो डॉट डॉट एज का यूज़ हो, तो आप वहाँ पे जो एडजेक्टिव आएगा वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का आएगा, वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का नहीं आएगा। तो नॉट एज बैड एज दे वर बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूएस। बीजिंग एंड वाशिंगटन आर स्टिल, अच्छा एक चीज़ छूट गई कि जो द है, यहाँ पे द भी है और यहाँ भी द है, तो सवाल उठता है कि आर्टिकल का यूज़, एक रूल ये भी कहता है कि सोवियत यूनियन, जो वर्ड यहाँ पे है यूनियन, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है यूएस, तो ये रूल कहता है कि अगर किसी भी देश के नाम के पहले, नाम के साथ में, पहले नहीं, नाम के साथ में अगर यूनियन, यूनाइटेड, इन सब वर्ड का यूज़ हुआ हो तो उनके साथ द आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे सोवियत यूनियन में यूनियन वर्ड का यूज़ हुआ है, यूएस में द यूनाइटेड स्टेट्स होता है, तो इसलिए जब यूनियन, यूनाइटेड वर्ड अगर किसी भी देश के नाम के साथ आता है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज़, द का यूज़ होता है। चलिए, बीजिंग एंड वाशिंगटन आर स्टिल इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली इंटैंगल्ड। बीजिंग और वाशिंगटन जो हैं अभी भी आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली, वित्तीय रूप से इंटैंगल्ड, वो उलझे हुए हैं, वो थोड़े सा परेशान हैं। परेशानी का कारण क्या है? क्योंकि अभी जो कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ख़राब हो गई है, तो बीजिंग और वाशिंगटन भी उसमें शामिल है। द वर्ल्ड इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू टू आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स।
जो दुनिया है वो दो आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं है एज इट हैड बीन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जैसा कि ये कोल्ड वॉर के दौरान हुआ करता था। तो यहाँ पे द वर्ल्ड इज, दुनिया अभी दो ब्लॉक्स में, दो ग्रुप में डिवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे इज आया क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब हमने प्रेजेंट का यूज़ किया। और यहाँ पे एज इट हैड बिन, अब हैड बिन आप देखिए ये पास्ट की बात कर रहा है क्योंकि कोल्ड वॉर का जो ज़माना है वो बीत चुका है। तो एक ही सेंटेंस में फिर से प्रेजेंट और पास्ट दोनों के वर्ब क्या यूज़ हुआ है। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, जो सैन्य लड़ाई या सैन्य मुठभेड़ की बातचीत है, मुठभेड़ या सैन्य जो सैन्य शक्ति के इस्तेमाल की बातचीत है, या सैनिक रूप सैन्य दोनों सेनाओं का आमना सामना होना या लड़ाई की अगर बात हम कहें तो इज़ वेरी लो। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। बट लेकिन द एरा ऑफ कोऑपरेशन, पीसफुल ट्रेड एंड pragmatism that had defined the US-China partnership since President Richard Nixon's reset in the 1970s seems to have made way for an aggressive leadership contest and deepening mutual mistrust। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा लाइन है तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं तोड़ करके। बट द एरा ऑफ कोऑपरेशन, देखिए ऊपर कह रहा है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इज़ वेरी लो, जो मिलिट्री लड़ाई की बातचीत है उसकी संभावना बहुत ही कम है। अब बट या हाउ एवर जब सेंटेंस में आता है तो वो अब उसके अपोजिट सेंस को क्रिएट करता है। याद रखिएगा कि बट और हाउ एवर कंजंक्शन के रूप में जब यूज़ होते हैं तो वो अपोजिट सेंस को देते हैं। बट द एरा ऑफ कोऑपरेशन, लेकिन जो सहयोग का जो समय था, पीसफुल ट्रेड एंड प्राग्मेटिज्म, जो शांतिपूर्वक बिजनेस चल रहे थे दोनों देशों के बीच में और व्यवहारिक रूप से एक दूसरे के बहुत करीब थे, प्रैग्मेटिज्म, दैट हैड डिफाइंड द यूएस चाइना पार्टनरशिप सिंस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन्स रीसेट इन द 1970s। ये जो सिचुएशन चला आ रहा था 1970 से, जब यूएस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट निक्सन थे, उस समय से यूएस और चाइना के बीच में ये पार्टनरशिप चला रहा है। सोचिए कितना पुराना यूएस और चाइना के बीच पार्टनरशिप चला रहा है, जिसका फल चाइना को कितना ज़्यादा मिला। और आज यूएस को इसी बात की कसक है कि काश अगर उस समय के प्रेसिडेंट्स चाइना को इतना वैल्यू नहीं दिए होते तो चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर आज की डेट में नहीं हुआ होता और वो सबको आंख नहीं दिखाता। सिम्स टू हैव मेड वे, तो ये जो कॉपरेशन और जो ट्रस्ट का रिलेशन था ये 1970 से चला आ रहा था। सिम्स टू हैव मेड वे, इसने अब किसको रास्ता दे दिया है, यानी रास्ता देने का मतलब कि इसकी जगह पे अब कौन आ गया है एन एग्रेसिव लीडरशिप कॉन्टेस्ट। अब 1970 से कुछ साल पहले तक का जो चाइना यूएस का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही पीसफुल था, कोऑपरेशन वाला था, प्रैग्मेटिक था, ये सब कुछ था। लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली है, तो उसकी जगह ले ली है एग्रेसिव लीडरशिप कॉन्टेस्ट, आक्रामक नेतृत्व क्षमता दोनों देशों की, आक्रामक नेतृत्व शैली दोनों देशों की, एंड डिपेनिंग म्यूचुअल मिसट्रस्ट, और दोनों देशों के बीच जो डिपेनिंग गहराता हुआ आपसी जो मिसट्रस्ट है, यानी कि मिसट्रस्ट का मतलब क्या होता है, अविश्वास, जो आपसी अविश्वास है, इसने उन जगह को ले ली है जो किसी ज़माने में पीसफुल ट्रेड एंड प्रैग्मेटिज्म और कोऑपरेशन ने ले रखा था। एंड विद मिस्टर ट्रंप डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन एनिमी, और मिस्टर ट्रंप जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही बेचैनी के साथ लुकिंग फॉर एन एनिमी, वो एक ऐसे दुश्मन को खोज रहे हैं। लुक फॉर का मतलब खोजना या ढूंढना होता है। टू ब्लेम फॉर द मिसफॉर्चून्स दैट फेल ऑन अमेरिका, ताकि हाँ अमेरिका पे जो मिसफॉर्चून आया है, एक ऐसे एनिमी को खोज रहे हैं। टू ब्लेम फॉर द मिसफॉर्चून, जो मिसफॉर्चून्स। अब टू ब्लेम का मीनिंग अभी यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे ट्रंप डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन एनिमी। यहाँ तक ट्रंप ने एकदम एक ऐसे एनिमी को बहुत ही शिद्दत के साथ तलाश कर रहे हैं, मिसफॉर्चून्स दैट फेल ऑन अमेरिका,
ताकि अमेरिका पे जो मिसफॉर्चून यानी कि जो गलत समय आया है, जो परेशानी आई है हाल के दिनों में, इन एन इलेक्शन ईयर, हाल के दिनों में जब इलेक्शन होने वाला है, तो ये किस पे ठिकरा फोड़ा जाए, किसको इसका दोष दिया जाए, तो टू ब्लेम फॉर, तो ये दोष का पूरा ठिकरा वो चाहते हैं कि चाइना पे फोड़ें। ईयर दैट हैज़ बीन बैटर्ड बाय द पैंडेमिक, जो कि चाइना यूएस की जो कंडीशन है हाल के दिनों में, ये पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और परेशानी से भरी हुई है ये सिचुएशन। और डीपेस्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न, और यहाँ पे क्या है कि यूएस में डीपेस्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न भी है। डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा, सबसे बुरा इकोनॉमिक डाउनटर्न, आर्थिक रूप से मंदी का दौर चल रहा है सिंस द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन जब आया था उसके बाद से सबसे ज़्यादा आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। टेंशंस विद चाइना आर एक्सपेक्टेड टू स्काई रॉकेट, और टेंशन जो है चाइना के साथ ये ऐसी उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद की जा रही है, टू स्काई रॉकेट यानी ये और भी तेज़ी से बढ़ेगा इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। वाशिंगटन वांटेड एन एनिमी, वाशिंगटन को एक एनिमी की तलाश थी, एक दुश्मन की तलाश थी, एंड इट फाउंड इन चाइना, और वैसे दुश्मन को इसने चाइना में देखना शुरू कर दिया है। चाइना उसका ऐसा दुश्मन मिल गया जिसपे ये अपने सारे फेल्योर का, अपनी सारी परेशानियों का ठिकरा चाइना पे फोड़ सकता है। अनलेस, अब यहाँ पे एक टेंशन जो वर्ड है इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, तो टेंशन जो है यहाँ पे नाउन है, और ये नाउन है, तो टेंशन कौन सा नाउन है? टेंशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप जानते हैं कि आमतौर पे ये सिंगुलर यूज़ होते हैं, इनका प्लूरल होता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ कंडीशंस में और कुछ कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल भी यूज़ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपने टेंशंस देखा, तनाव को हम गिन सकते हैं नहीं, लेकिन फिर भी ये काउंटेबल यूज़ होता है। टेंशंस है, उसके बाद में पेन्स होता है, पेन्स मतलब जब आप परेशानी लेते हैं, पेन मतलब तो एक दर्द होता है, और पेन्स मतलब परेशानी होती है, जब परेशानी आप उठाते हैं किसी काम को करने के लिए तो पेन प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। थैंक्स होता है, आपने सुना होगा लॉट्स ऑफ थैंक्स, ठीक है, तो लॉट्स ऑफ थैंक्स में थैंक्स को हम काउंट कर सकते हैं कितना धन्यवाद दिया, नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसा लिखते हैं। तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनलेस द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज चेंज देयर कोर्स, अब इस सेंटेंस का जो वर्ब है, वर्ब कौन है बताइए फटाफट? वर्ब इसका है चेंज, ठीक है, तो वर्ब जब चेंज है, वर्ब यहाँ पे चेंज है, तो चेंज प्लूरल है, तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ? तो द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज, लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो लीडर्स जो है वो प्लूरल है, तो चेंज देयर कोर्स, अगर वो अपना, अनलेस का मतलब जब तक नहीं, तो अनलेस द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज, जब तक दोनों देश के नेताओं चेंज देयर कोर्स, अपना रास्ता, देयर कोर्स का मतलब अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, चेंज देयर कोर्स अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, एंड रीबिल्ड द लॉस्ट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, और दोनों में जो खोया हुआ आपसी विश्वास है उसको पुनः स्थापित नहीं करते हैं, रीबिल्ड नहीं करते हैं, पुनः स्थापित नहीं करते हैं, अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर वुड बी फोर्स्ड अपॉन द वर्ल्ड, एक नए तरीके का कोल्ड वॉर, एक नए प्रकार का कोल्ड वॉर जो है ये वुड बी फोर्स्ड अपॉन द वर्ल्ड, ये दुनिया पे लाद दिया जाएगा, या दुनिया नहीं चाहते हुए भी एक नए प्रकार के कोल्ड वॉर के ज़माने से में गुजरना शुरू कर देगी, और कोल्ड वॉर की स्थिति को झेलना दुनिया को शुरू करना पड़ेगा। ये सिचुएशन आ सकती है अगर दोनों देशों के बीच में जो लॉस्ट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है अगर ये रिबिल्ड नहीं हुआ तो। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे अनलेस का यूज़ ग्रामेटिकली हुआ है, तो अनलेस का यूज़ होता है जब तक नहीं, और अनटिल का भी यूज़ होता है जब तक नहीं के सेंस में, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? तो अनलेस जो है वो कंडीशन बताता है, अनलेस जो है वो कंडीशन बताता है, यानी कि शर्त बताता है कि ऐसा होगा तब, ठीक है, अनलेस का यूज़ कंडीशन के लिए होता है, और अनटिल का यूज़ होता है टाइम के लिए। जैसे मान लीजिए कि आई विल वेट फॉर हिम अनटिल या टिल 5 o'clock, मैं उनका 5 बजे तक इंतज़ार करूँगा, तो यहाँ पे
टिल या अनटिल का यूज़ टाइम के लिए हुआ, लेकिन अनलेस का यूज़ टाइम के लिए नहीं हो सकता। अगर आप ये सेंटेंस लिखते हैं आई विल वेट फॉर हिम अनलेस 5 AM या 5 PM, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हाँ, अनलेस का यूज़ कंडीशन के लिए होता है, जैसे कि यू कैन नॉट अप्लाई फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस, आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं अनलेस यू आर ए ग्रेजुएट, जब तक कि आप ग्रेजुएट नहीं है। तो ये कंडीशन है कि आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो अनलेस का यूज़ होता है कंडीशन के लिए और अनटिल का यूज़ होता है टाइम के लिए। अब दूसरा जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो ये है कि अब यहाँ थोड़ा सा फिर से हम लोग पढ़ें कि अनलेस द लीडर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, ठीक है, दोनों देश के नेताओं, सब्जेक्ट क्या है, पुल्लल है, वर्ब भी यहाँ पे पुल्लल है, चेंज, ठीक है। देयर प्रोनाउन भी क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे जो नाउन होना चाहिए कोर्स जो है, तो कोर्सेज होना चाहिए ग्रामेटिकली, क्योंकि जब प्रोनाउन पुल्लल है, सब्जेक्ट पुल्लल है, तो उसका नाउन भी पुल्लल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही देश के नेताओं के रास्ते तो एक एक न हैं। देयर कोर्स, अपना अपना रास्ता बदलेंगे। तो देश के नेता दो हैं, लेकिन दोनों के रास्ते एक एक ही हैं। तो अपना एक रास्ता वो बदलेंगे, वो अपना रास्ता बदलेंगे। तो देयर प्रोनाउन प्लूरल आया है, लेकिन उसके बाद आने वाला नाउन यहाँ सिंगुलर आया है, क्योंकि वो अपना रास्ता बदलेंगे। तो अपना अपना रास्ता, तो अपना अपना तो एक ही रास्ता ना होगा। मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देयर वर 40 पीपल इन द मीटिंग। मीटिंग में कितने लोग थे, 40। दे रेज्ड देयर हैंड्स होगा या देयर हैंड होगा, दे रेज्ड उन्होंने उठाया, देयर हैंड अपना हाथ। आमतौर पे आदमी एक ही हाथ अप्रूवल में उठाता है, अगर एक हाथ उठाने की बात आएगी तो दे रेज्ड देयर हैंड होगा, ठीक है। और क्योंकि अगर एक एक हाथ उठाए हैं तो हैंड होगा, हैंड्स की जरूरत नहीं होगी। हाँ, दोनों हाथ अगर आपने उठा दिए हैं तो दे रेज देयर हैंड्स हो जाएगा। तो चलिए, ये सब बातें हुई आज के एडिटोरियल के लिए, और इसके बाद में हम लोग इसको पढ़ने के बाद में ये वर्ड्स जो भी हैं आपको दिए गए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। वर्ड्स जब 2-3 दिन हो जाएंगे तो फिर इन वर्ड्स पे हम कोई ना कोई एक नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ताकि ये वर्ड्स आपको रिवाइज भी होता रहे और कंटिन्यूअस ये प्रोसीजर चलता रहेगा। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं कि लुक फॉर वहाँ पे आया था, लुक फॉर का मतलब ढूंढना है। तो लुक फॉर का जो यूज़ होता है वो सर्च के केस में यूज़ होता है। तो सर्च के केस में जब लुक फॉर का यूज़ होता है तो आपने देखा यहाँ पे लुक फॉर मतलब ढूंढना, लेकिन लुक एट इसका मीनिंग चेंज हो जाता है और ध्यान से देखना। और लुक अपॉन का मतलब होता है मानना, समझना। जैसे मान लीजिए कि इंडिया लुक अपॉन गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन। इंडिया गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में मानता है। आई लुक अपॉन हिम माई फादर, मैं उन्हें अपना फादर के रूप में मानता हूँ, या आई लुक अपॉन हिम एज माई फादर। तो जब मानना या समझना होता है तो लुक अपॉन का यूज़ होता है। लुक इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जांच करना, किसी भी चीज़ की पड़ताल करना। जैसे द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस, पुलिस जो है केस की जांच पड़ताल कर रही है। तो ये आपका फ्रेजल वर्ब हुआ, जिसको भी आप याद कर लेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। और ये एडिटोरियल में आपको उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ में आया होगा, और जैसे जैसे हम लोग और भी एडिटोरियल करेंगे, पढ़ेंगे, तो उस तरीके से और भी हमारे में क्लैरिटी आएगी और हम लोग आसानी से पढ़ना शुरू कर देंगे। और इस बीच आपके सजेशंस, आपके इनपुट्स हमें मिलते रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।